अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग 1.6 बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको रीड करके बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। देयर इज़ नथिंग मैजिकल अबाउट साइंस, यू ऑलरेडी हैव सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द साइंटिस्ट। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर भी, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर इंसान के अंदर एक साइंटिस्ट वाली क्वालिटीज़ होती हैं। आप भी क्यूरियस होते हैं, आपको भी तजस्सुस होता है किसी चीज़ का, आपके माइंड में भी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, थाट्स आती हैं डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद। एक साइंटिस्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं या उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हो सकती हैं, और हैं क्या वो। यू लाइक टू डू न्यू एंड डिफरेंट थिंग्स, आपको कुछ दिल करता है कि आप कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक या कुछ नया करें, सही है, तो वो एक साइंटिस्ट की प्रॉपर्टी है। यू लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना। देयर आर द नेचुरल टैलेंट्स और स्किल्स, आपके अंदर कुछ नेचुरली अकरिंग टैलेंट्स होते हैं, इसकी कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती या कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ता, ये नेचुरल होते हैं। और कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं आपके जो साइंटिस्ट के पास होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब वो न्यू जो है वो डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तभी तो वो हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नॉलेज लेके आएंगे, जिसको हमने पढ़ा था कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज जो करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि साइंटिस्ट इंक्लूडिंग बायोलॉजिस्ट एम्प्लॉय एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम दैट इज़ नोन एज अ साइंटिफिक मैथड। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ साइंटिफिक मैथड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो साइंटिस्ट हमारे पास मेथड या अप्रोच हमारे पास यूज़ करते हैं ना किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है टू सॉल्व एनी साइंटिफिक प्रॉब्लम, राइट। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय अ सीरीज ऑफ स्टेप। अभी जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे पास एक स्टेप वाइज सॉल्व होता है। अच्छा, हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स हैं हम वो देख लेते हैं। अच्छा, इट हैज़ द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी मेथड को अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। रिकग्नाइज करना है आपने कि क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस। जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो, आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो नॉर्मली अपनी तरफ से कुछ बेसिस के ऊपर, कुछ एविडेंसेस के ऊपर एक हाइपोथेसिस दे देते हैं। अब हाइपोथेसिस की जो आगे से स्टोरी है ना, वो ये है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव्ड भी हो सकता है। अच्छा, ड्राइंग डिडक्शंस, फिर आप देखते हैं कि उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर। डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट, फिर आप उस ऑब्जर्वेशन के बाद, अपनी हाइपोथेसिस देने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर तो वो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया प्रूव्ड। अच्छा, अगर कोई एक साइंटिस्ट एक साइंटिफिक जो है प्रॉब्लम को एक साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने के लिए करके जो है वो सॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है कोई और साइंटिस्ट जो है वो उसके अंदर डिफेक्ट्स निकाले, उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकाले कि यार नहीं, ये तुम्हारा जो साइंटिफिक जो तुमने थ्योरी पेश किया, हाइपोथेसिस दिया, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, या तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज़ें गलत है। तो फिर वो साइंटिस्ट अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट करेगा उस चीज़ को या तो रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, अगर तो वो कोलैब कर रहा है, जिस हमने पढ़ा डिफरेंट टीम वर्क होता है, तो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स मिलकर क्या करते हैं, उस चीज़ को राइट प्रूफ करते हैं। जब भी एक एक्सपेरिमेंट राइटली प्रूव्ड हो जाता है तो फिर उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, इन्हीं चीज़ों की आगे जो है वो डिटेल लिखी हुई है, हम फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं। रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा प्रॉब्लम क्या होती है, कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स से रिलेटेड, ठीक है। उस क्वेश्चन पे हमने वर्क ऑन करना होता है। दिस क्वेश्चन इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन माय माइंड। या तो ये हो सकता है कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी ऐसी जो बैठे बैठे एक साइंटिस्ट के माइंड में खुद आ गया, ऑब्जर्व किया इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में कोई क्वेश्चन आ गया, जिस तरह वो एग्जाम्पल भी दी, वाई दीज प्लांट्स आर ग्रीन, ठीक है। तो या तो साइंटिस्ट के माइंड में खुद आ जाएगा, या हो सकता है कोई एक ऐसी बात कोई उससे कर दे कि वो उसके बारे में सोचे कि हाँ यार ये ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में वो उसके ऊपर साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके उस पर वर्क ऑन करे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ज़ाहिर है जब ऑब्जर्वेशन ही नहीं होगी, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, आप उस पर क्या ही वर्क करने लगे हो। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय 5 सेंसेज। ओके, आपको पता है ऑब्जर्व करने के लिए क्या सेंसेज होती हैं आपकी, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ 2 स्टेप। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस की 2 जो है वो स्टेप्स है, ये हमारे अक्सर शॉर्ट आ जाता है। एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है विच आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक। इसमें हमारे पास क्वालिटी होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी चीज़ की, वो ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं मेजरेबल वैल्यू, जिसमें हमारे पास एक मैग्नीट्यूड या एक वैल्यू या एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वालिटेटिव में हमारे पास करेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटी।
क्वांटिटीज़, ठीक है। ये तो इनके नेम डेडिकेट कर रहे हैं इनको। Quantitative observations being measurable are invariable and can be expressed in terms of numbers, so are more accurate। अच्छा, क्वांटिटेटिव ज़्यादा एक्यूरेसी उनमें क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, वो एनालाइज की जाती हैं, इस वजह से वो ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट होते हैं। अच्छा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अब हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे जनरेट होती है, कैसे क्रिएट होती है। हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्वेशन सारी करने के बाद, उस क्वेश्चन का जो हम आंसर देते हैं स्टडी करने के बाद, वो हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन जो हम देते हैं कि हाँ भाई हमने ये ऑब्जर्व किया, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये ऐसा क्यों है, इसकी डिटेल्ड क्या है, वो हम लोग हाइपोथेसिस में देते हैं। दैट माइट बी ट्रू, मैंने आपको पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सारी हाइपोथेसिस जो होती हैं वो ट्रू होती हैं, वो रॉन्ग भी हो सकती हैं, ठीक है। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अपना हाइपोथेसिस के लिए भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो तभी वो मानी जाएगी कि हाँ भाई ये एक अच्छी, एक वैलिड जो है वो हमारे पास हाइपोथेसिस है। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, इट शुड अग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी अ टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फैल्सिफेबल। ये आप पॉइंट्स याद कर लें, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे, कुछ की पॉइंट्स हैं हाइपोथेसिस के अंदर। डिडक्शंस के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइपोथेसिस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, हाइपोथेसिस के पास क्या डिफेक्ट्स आए हैं, या टू ड्रॉ डिडक्शंस हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू। डिडक्टिव इन्वॉल्व इफ एंड देन लॉजिक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद की जो डिडक्शंस होती है ना, उसमें हमारे पास इफ़ और देन का लॉजिक आता है कि या तो ये हो गया और इसके बाद क्या हुआ, और इसमें लॉजिक बेस्ड बात होती है। और ये रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास किसके? हाइपोथेसिस के। एक्सपेरिमेंटेशंस में बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है कि इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जाहिर है मार्केट में तब तक वो चीज़ प्रूव्ड होकर नहीं आएगी जब तक उस पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ये सारा जो था ना, ये माइंड में प्रोसेस हो रहा है, स्टडीज़ हो रही हैं, ऑब्जर्व किया जा रहा है, हाइपोथेसिस दी जा रही है, दैट माइट बी ट्रू, बट जब तक एक्सपेरिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करना होता है कि जो हमने हाइपोथेसिस दी है वो क्या ठीक है या वो गलत है, ठीक है। और इसके आंसर्स जो होते हैं वो हम एक्सपेरिमेंट्स करके बताते हैं। द डिडक्शंस ड्रॉ फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। हम डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। और अगर डिफरेंट हाइपोथेसिस बनती हैं कि क्रिटिकल जो है वो हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम की, तो उस पर डिफरेंट हाइपोथेसिस होते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट्स करके हम ये देखते हैं कि भाई कौन सा हाइपोथेसिस जो हमने स्टडी करके हमने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, जो हमने इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट दी है हाइपोथेसिस की, उनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ठीक है। फिर उस हाइपोथेसिस पे हम वर्क ऑन करके एक्सपेरिमेंट्स करके उसको हम लोग जो है वो आगे समराइज़ करके एज अ रिजल्ट प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एंड स्टेप होता है हमारे पास 6th स्टेप इज़ द इन्फरिंग रिजल्ट्स, मीन द समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। द बायोलॉजिस्ट गैदर्ड एक्चुअल क्वांटिटेटिव बिकॉज इट इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है, डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। हम जो है वो जितना भी हमारे पास जो है ना डाटा होता है, वो हम लोग क्वान्टिटेटिव डाटा जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो होता है हम उसको गैदर करते हैं, एंड दिस डाटा अरेंज टू ड्रॉ रिजल्ट। फिर उस डाटा को जो है वो हम अरेंज करते हैं स्टेप बाई स्टेप, और फिर उसको एज अ रिज़ल्ट जो है वो आर्टिकल दे देते हैं कि हाँ भाई ये हमारे पास जो था एक प्रॉब्लम थी, उस पर हम लोगों ने ये जो है वो ऑब्जर्वेशंस की, फिर उस पर हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके जो हमारे पास रिजल्ट आ गया उसका। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास 1.7 हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास बेसिकली ये है कि हाइपोथेसिस क्या है, थ्योरी क्या है और लॉ क्या है। इन तीनों का डिफरेंस मैं भी आपको बताती हूँ, ओके। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है अ हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन। अच्छा, टेंटेटिव का वर्ड बेसिकली होता है कि टेम्परेरीली। हाइपोथेसिस हमने ऊपर भी ये पढ़ा था कि इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। हम हाइपोथेसिस की बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसी ही है, जब तक हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। ये टेंटेटिव है, टेम्परेरी स्टेटमेंट होती है, हो सकता है ये गलत भी बाद में प्रूव हो जाए। तो वो उन्होंने यही बात रिपीट की हुई है कि ये एक टेंटेटिव आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का। क्वेश्चन कौन सा? रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज क्वेश्चन। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे होता है। पास्ट एक्सपीरियंस में क्या हो गया? हमारे क्वेश्चंस, हमारी ऑब्जर्वेशंस एंड द
अवेलेबल डाटा, और जो हम लोग स्टडी करने के बाद जो हाइपोथेसिस में हम स्टडी करते हैं उसके बाद जो हमारे पास डाटा आता है। अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस मेक्स प्रिडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड बाय रिकॉर्डिंग एडिशनल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि आप कुछ और भी ऑब्जर्वेशन जो है वो साइड बाय साइड आप कर रहे होते हो। अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस मेक प्रिडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड, और हम डिफरेंट जो है वो प्रिडिक्शंस दे सकते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है। हमें कुछ कंफर्म नहीं होता क्योंकि हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता। In deduction-based science, deduction usually take the form of the predictions about what outcomes of experiments or observations we should expect if a particular hypothesis is correct. We can then test the hypothesis by performing the experiments to see whether or not the results are predicted. This deduction reasoning take from the form of if and then logic. स्टूडेंट्स, इसमें ना बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ में भी आपको बता देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आगे जब मलेरिया करेंगे ना तो उसमें मैं आपको एग्जांपल भी बता दूँगी। उन्होंने बोला है कि हम डिडक्शन बेस्ड साइंस में जो हम लोग करते हैं ना, इसमें जो हम प्रिडिक्शंस देते हैं, फॉर्म ऑफ प्रिडिक्शंस होती हैं कि जो भी आउटकम्स हमारे पास आ रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद, ठीक है। अब एक दफ़ा अगर हम टेम्परेरीली मान लेते हैं ना कि ये हाइपोथेसिस ठीक है, तो फिर हम उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं इफ़ और देन के लॉजिक में। फॉर एग्जांपल, अब हम आगे मलेरिया में पढ़ेंगे कि अगर जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है, तो फिर जितने भी लोग मलेरिया से इल हुए हैं उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए उनके खून के अंदर। इफ़ एंड देन, if plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood. हम if और then, अगर ये ऐसा है तो फिर सब के साथ ऐसा होना चाहिए। इफ़ और देन में हम ये करते हैं, ठीक है। ये अब आपको एग्जांपल जब मैं आगे दूंगी आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस आपको मेक श्योर समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थ्योरी। व्हाट इज़ अ साइंटिफिक थ्योरी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हाइपोथेसिस। साइंटिफिक थ्योरी क्या है हमारे पास और ये हाइपोथेसिस से कैसे डिफरेंट है। A scientific theory is much broader in scope than the hypothesis, ठीक है। Compared to any one hypothesis, a theory is generally supported by more evidences. Hypothesis हमारे पास क्या है, टेंटेटिव आइडिया, लेकिन जो हमारे पास थ्योरी है ना उसको सपोर्ट दी हुई होती है एविडेंसेस ने, प्रूफ्स ने, एक्सपेरिमेंट्स ने, ठीक है। और जो अगर हम उसको कंपेयर करें थे इसके साथ हाइपोथेसिस के साथ, तो जो हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी है ना बेटा, ये ज़्यादा बड़ा इसका स्कोप है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा वैलिड है, ठीक है। In spite of the body of evidences supporting a widely accepted theory, scientists must sometimes modify or even reject theories when a new research method produce results that do not fit. लेकिन बच्चों इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर एक थ्योरी आ गया उसको सपोर्ट किया हुआ डिफरेंट एविडेंसेस ने और उसका ब्रॉडर स्कोप है और वो ज़्यादा वैलिड है एज़ कम्पेयर टू हाइपोथेसिस, ठीक है, मच मोर देन हाइपोथेसिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्फर्म्ड हो गया एंड दैट इज़ अ फाइनल रिजल्ट। नो 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 नो। उसमें बेसिकली हमारे पास उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो साइंटिस्ट हमारे पास होते हैं ना वो स्टिल उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर न्यू एडिशंस ला सकते हैं एंड समटाइम्स उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, भाई चीज़ रॉन्ग प्रूव हो गया, रिजेक्ट कर दिया थ्योरी, लेकिन कंपैरिजन अगर हम उसका करें हाइपोथेसिस के साथ तो तब वो ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उन्होंने यही लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द बॉडी ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, साइंटिस्ट मस्ट समटाइम्स मॉडिफाई और इवन रिजेक्ट थ्योरीज व्हेन अ न्यू रिसर्च मेथड प्रोड्यूस। जब एक नई रिसर्च मेथड आता है तो जो हमारे पास पहले से थ्योरी प्रोड्यूस हुई हुई थी उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ओके, अगर उसके रिजल्ट उसको फिट ना करें, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वो उस थ्योरी पे फिट नहीं हो रहे तो कहेंगे ये थ्योरी गलत है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन लॉ क्या होता है अब मैं आपको ये बताती हूँ। अब हम करते हैं थ्योरी और लॉ का कंपैरिजन। ये आपको स्टेप वाइज समझ आ रही चीज़ें, होप सो। अगर कोई चीज़ इसमें क्वेरी आप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अ थ्योरी दैट हैज़ बीन वेरीफाइड एंड अपीयर्स टू हैव वाइड एप्लीकेशन मे बिकम। जब एक चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रूव हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, उसकी एप्लीकेशंस आने लगी हैं, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है, अब वो बायोलॉजिकल लॉ बन गया और लॉ रिजेक्ट नहीं हो सकता। लॉ एक फुल एंड फाइनल रिजल्ट है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम का जो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए सॉल्व हुआ है। वो आपको स्टेप्स जो हैं वो मैंने आपको ये सारे बताए हैं, सही है। अब हम पढ़ते हैं द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। जब फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन को डाटा बोलते हैं। फर्स्ट डाटा इज कलेक्टेड देन डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टेक्निक्स। पहले जो होता है हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम एक ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स के साथ, जो हम टेबुलेटेड फॉर्म यूज़ करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं, हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। टू प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डाटा इज़ डन बाय मीन्स ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। हम जो प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, हमने क्या किया कि हमने डाटा से ये प्रिडिक्ट किया, हमें ये पता चला है, वो क्या हमने एनालाइज किया है, ठीक है, वो हमने एनालाइज किया है। एनालिसिस ऑफ डाटा इज़ डन
कैसे होता है, बाय मीन्स ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये मेथड्स हैं। ओके, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है 1.8 स्टार्ट करेंगे, और 1.8 में हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं ना, बायोलॉजिकल मेथड्स, रिकग्निशन, ऑब्जर्वेशन, बिल्डिंग, और ये हम सारे इंप्लीमेंट करेंगे, और इनकी एग्जांपल्स जब आपको मिलेंगी ना, तब आपको सही समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, इस सिनेरियो के अंदर, इस स्टडी के अंदर क्या हमारे पास जो था वो रिकग्नाइज क्या हमने किया, हमने प्रॉब्लम कैसे देखी, हाइपोथेसिस कैसे किया, डिडक्शन क्या थी हमारे पास, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स, और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी। और इंशाल्लाह दुआओं में आपने मुझे याद रखना है, और आपने कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आपने मुझे जो है वो लाजमी बताना है, क्योंकि इस तरह तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चेंजेस चाहिए और क्या आपके जो है माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।